नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज फ्रंट में आपके साथ योगेश रांगरा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया इतिहास में पहली बार 91 के पार चला गया। इसके बाद लगातार खबरों और सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा, इसे लेकर पक्ष और विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। सवाल ये उठ रहे हैं कि जो लोग पहले रुपए की गिरती कीमत पर हल्ला मचा रहे थे, उनके मुंह में आज दही क्यों जम गई है। खैर, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसे असर डाल रहा है। याद कीजिए कि मई में दावा किया गया था कि भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन क्या अब भी यह दावा सही है? पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और फेसबुक पर जाकर भी चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। इस साल मई में बड़े जोर शोर से कहा गया था कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अखबारों में खबरें छपी, सत्ता पक्ष के नेताओं, मंत्रियों और कई उद्योगपतियों ने भी रिएक्शन दिए। चारों ओर वाहवाही हुई। अभी भी ये दावे किए जा रहे हैं कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी हाल ही में अनुराग ठाकुर ने यह बात दोहराई, इससे पहले अमित शाह कई मौकों पर यह बात कह चुके हैं। चलिए मान लिया कि हम जापान को पछाड़कर आगे निकल गए, लेकिन अब जब IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ताजा आंकड़े बताए हैं कि हम जापान से नीचे हैं, तो फिर इस बात की खबरें और चर्चा क्यों नहीं हो रही है कि हमारी पोजीशन गिर गई है। मतलब कुछ बेहतर हुआ हो तो चारों तरफ वाहवाही का डंका पीटो, लेकिन खराब कुछ चीज हुई हो तो बिल्कुल चुप्पी साध लो और खबरों को दबा दो, या फिर उसे अपने हिसाब से पेश कर कैसे फायदा उठाया जा सकता है, जैसे कि गिरते रुपए की कीमत के बारे में कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल कह रहे हैं कि मुझे रुपए की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं ये कहना चाहूंगा कि रुपए और उसकी मौजूदा कमजोरी को जरूरी नहीं कि हम किसी आर्थिक चिंता से जोड़े, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से अगर आप समय के साथ देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो अर्थव्यवस्थाएं अपने ऊंचे विकास के दौर में होती हैं, वो अक्सर मुद्रा के कमजोर होने के दौर से गुजरती है। चलिए ठीक है, तो ये तर्क कांग्रेस भी दे सकती है कि उनके दौर में भी ये चीजें हो रही थी। तो ऐसे में जिम्मेदारी कौन लेगा? दोष मतलब किसी का नहीं। हाँ, जहां पर अपनी कमी ना माननी हो वहां अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। हम जो बात कर रहे थे कि मई के आखिर में सारे देश में ढिंढोरा पीटकर बताया गया कि हम जापान से आगे निकलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। तो अब जब हम नीचे गिर गए हैं तो बात क्यों नहीं हो रही है? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मई में हमें झूठ बताया गया था। जी हां, सरासर झूठ। ये कहें कि 2025 का सबसे बड़ा झूठ ये जो हमें परोसा गया। दरअसल हुआ क्या था, आपको हम बताते हैं। IMF ने अपनी प्रोजेक्शन रिपोर्ट में यह बताया था कि भारत 2025 में जापान को पीछे कर आगे बढ़ सकता है, लेकिन हमें बताया गया कि हम बढ़ गए हैं। IMF ने कहा था कि भारत की GDP 2025 में 4187.03 बिलियन डॉलर हो सकती है, जो जापान की GDP 4186.43 बिलियन डॉलर से सिर्फ 0.014, सुन लीजिए, 0.014% ज्यादा होगी। लेकिन चलिए, जितनी भी थी बढ़ोतरी थी, लेकिन असल में ऐसा कभी हुआ नहीं। तो सिर्फ 7 महीने में अगर हुआ है, अगर मान लीजिए हुआ भी है, तो फिर 7 महीने में हम जापान से नीचे गिर गए। लेकिन दरअसल में IMF ने सिर्फ अनुमानित आंकड़े दिए थे और हमारे नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम साहब ने ऐलान कर दिया कि हम चौथे नंबर पर आ गए। लेकिन सुब्रमण्यम जी के इस दावे को 2 दिन बाद ही नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने कहा था कि 2025 के अंत तक भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कई लोगों ने फैक्ट चेक भी कर दिया था, कुछ खबरें भी इसकी छप गई थी, लेकिन तब तक तो सब कुछ हो गया था। हम चौथे नंबर पर आ गए, इतने ज्यादा बढ़ गए, सब जगह फैला दिया गया और तब से अब तक इस रिकॉर्ड को बजाया जा रहा है। लेकिन अब तो साल खत्म होने को आया है, झूठ मत बोलो, मत लोगों को गुमराह करो। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अक्टूबर 2025 में अब भी हम 5-6 नंबर पर हैं। पहले भी मई में 5-6 नंबर पर ही थे। रिपोर्ट में जापान की GDP 4.28 ट्रिलियन डॉलर और भारत की GDP 4.13 ट्रिलियन डॉलर बताई गई है। ज्यादा अंतर नहीं है। IMF ने यह भी कहा है कि 2026 की उसकी प्रोजेक्शन रिपोर्ट है, उसमें हम जापान से आगे निकल सकते हैं।
जिसमें भारत की जीडीपी 4.51 ट्रिलियन डॉलर और जापान की 4.46 ट्रिलियन डॉलर रहने की बात की गई है। लेकिन ऐसा होने में अभी कुछ वक्त लग सकता है। और दूसरी चिंता की बात यह भी है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ख्वाब हमें दिखाया गया, जो आर्थिक हालात हैं उसके चलते उसे पूरा होने में भी अब और वक्त लगेगा। आईएमएफ इसके पीछे कारण जीडीपी की कम ग्रोथ और रुपए का तेजी से गिरना बता रहा है। हमें पहले क्या कहा गया था 5 ट्रिलियन के लिए कि 2024-25 तक हम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, जिसके बाद में 2027-28 इसे कर दिया गया। लेकिन अब आईएमएफ का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2029 में 5.46 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने की समस्या को और बढ़ा सकता है। जानकारों का मानना है कि अभी रुपया और गिर सकता है तो समस्या और बढ़ सकती है। भारतीय रुपया इस साल एशिया में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली करेंसी साबित हुआ है। साल 2025 में जनवरी से 15 दिसंबर तक इसमें 6% से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। फिलहाल एशियाई देश जिनके साथ निर्यात में भारत कंपीट करता है, उनकी करेंसी की अगर हम बात करें, नजर डालें तो वियतनाम की डोंग और इंडोनेशिया के रुपया में इस साल गिरावट दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया का वॉन लगभग स्थिर रहा, लेकिन चीन के युआन, सिंगापुर के डॉलर और थाईलैंड के बेहत और मलेशिया के रिंगिट की वैल्यू में मजबूती हुई। लेकिन डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया सबसे ज्यादा गिरा। इस वक्त दुनिया की रफ्तार धीमी है, पर अभी भी दूसरों के मुकाबले भारतीय इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। आईएमएफ ने भी 2026 के लिए भारत की जीडीपी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ 6.6% रखी है। देश में पिछली 2 तिमाही के जीडीपी आंकड़े जो सरकार ने दिए हैं और अगर सही है तो 7.8 और 8.2% रहे हैं। लेकिन शेयर बाजार में उथल पुथल थम नहीं रही है। यूएस के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी स्थिति अभी साफ नहीं है और सोना चांदी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका है। यहां पर एक बात और देखें कि चलिए हम जापान को पीछे कर चौथे नंबर पर आ भी जाएंगे तो क्या हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत अच्छी होगी? आंकड़े साफ दिखा रहे हैं कि इस वक्त भारत की पर कैपिटा इनकम 2,818 डॉलर है और जापान की 34,713 डॉलर है। अमेरिका की 89,599, जर्मनी की 59,925 और चीन, हम जिससे हर तरह से मुकाबला करना चाहते हैं, उसकी पर कैपिटा इनकम इस वक्त है 13,806 डॉलर। जीडीपी के साइज के हिसाब से दुनिया के टॉप 50 देशों की जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो हम 47वें नंबर पर हैं। बांग्लादेश ठीक हमारे पीछे 49वें और पाकिस्तान 50वें पर है। क्या चलिए, जीडीपी हमारी बढ़ भी रही है, अच्छी बात है, लेकिन अमीर गरीब की खाई भी हम उतनी ही तेजी से चौड़ी करते जा रहे हैं और यह असमानता देश में कई और समस्याओं को जन्म दे सकती है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करें कि आगे हमारे लिए हालात बेहतर होंगे, लेकिन ये तभी होंगे जब सरकार बेहतर आर्थिक नीति के नजरिए से काम करे। दुख और गुस्सा इस बात पर आता है कि सरकार आंकड़ों के साथ छेड़खानी कर देश के आम लोगों के सामने गलत तस्वीर पेश करती है और कहें तो अपने आप को सही ठहराने के लिए, अपनी छवि चमकाने के लिए देश की जनता को गुमराह करती है। बेहतर यह होगा कि असलियत से सामना करते हुए हम ठोस रणनीति पर काम करें। आपकी क्या राय है? कमेंट में आप जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें और फेसबुक पर चैनल को फॉलो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।